बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, तो जिसमें थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है। आज हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। हेडिंग डालिए, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो हेडिंग डालेंगे फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when kept in uniform electric field। तो समझिए जरा, फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट फील्ड है। राइट, उस कांस्टेंट फील्ड में हम किसी डाइपोल को रखने जा रहे हैं और हम निकालना चाहते हैं उस डाइपोल पर नेट फोर्स और उस डाइपोल पर नेट टॉर्क। राइट, तो मान लो तुमसे ऐसे बोले बेटा कि मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ऐसे। तो याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट, ये गैप, ये गैप, ये गैप अगर बराबर बराबर है तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म फील्ड। मान लो वो यूनिफॉर्म फील्ड है ई नॉट राइट साइड, तो ये बेटा यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, मतलब ई नॉट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई। ठीक, अब देखना, इस फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस्ड करने जा रहे हैं और उस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स निकालना है और हमें नेट टॉर्क भी निकालना है। तो पहले समझो बेटा, मैं तुमसे कहूँ कि मान लो हमने ऐसे एक डाइपोल रखा है, ऐसे, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? माइनस से प्लस, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। और मैं तुमसे कहूँगी ये डाइपोल मोमेंट और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इनके बीच का एंगल बताओ जरा, ये एंगल मान लो थीटा। तो ये जो मैंने फोटो बनाया है ये उस समय का फोटो है जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कितना एंगल है? थीटा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और हमारा डाइपोल मोमेंट है माइनस से प्लस, और डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल से डाइपोल मोमेंट का एंगल है थीटा। तो हम थीटा के टर्म्स में निकालना चाहते हैं कि कभी ये थीटा 0 डिग्री हो सकता है, कभी ये थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कोई भी एंगल बना रहे हैं। हम निकालना चाहते हैं डाइपोल पर नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। तो जरा ध्यान से देखना है, फोर्स पहले समझा है। ऐसे एक डाइपोल है, ऐसे डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ध्यान से देखना बेटा, और माइनस से प्लस ये डाइपोल मोमेंट और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे दिखा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए राइट साइड है, ऐसे। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डाइपोल को रखा है। जवाब देना, बताओ ये माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, बताओ क्यू इंटू ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो बताओ इधर की तरफ लगेगा क्यू इंटू ई नॉट, ये फोर्स इस पर। अच्छा बताओ, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इधर लगेगा, एफ बराबर क्यू ई नॉट। तो बताओ ये जो पूरा डाइपोल है, ये बीच का लेंथ एल है मान लो। तो जरा बताओ, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पे अगर नेट फोर्स का है तो बताओ प्लस क्यू पर फोर्स किधर? राइट साइड कितना? क्यू ई नॉट। और बताओ माइनस क्यू पे कितना? क्यू ई नॉट किधर? लेफ्ट साइड। तो बताओ नेट फोर्स कितना? 0। आपने कहा सर ये नेट फोर्स 0 आ रहा है इस डाइपोल पे, इसका मतलब कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0। वो बात सही है, क्योंकि फील्ड अगर कांस्टेंट है, अगर ये फील्ड कांस्टेंट है तो प्लस क्यू पर फोर्स फील्ड के अलोंग जितना लगेगा, माइनस क्यू पर फोर्स फील्ड के अपोजिट उतना ही लगेगा। तो नेट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा? 0। वो अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। कैसा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी डाइपोल पर या किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो हम बोलते हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन? एक होता है
स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। तो ज़रा चेक करते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, हमें ये भी चेक करना है। तो ध्यान देना, कैसे चेक करते थे, हम इस सिस्टम को थोड़ा डिस्प्लेस करें, मान लो हम इस डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि पहले ये डाइपोल यहाँ था, हमने इसको थोड़ा सा खिसका दिया, यहाँ ले आए, ये माइनस और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। पहले ये डाइपोल यहाँ था तो यहाँ डॉट 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 कर देना, देखिए हम यहाँ से यहाँ खिसका दिए, बताओ इस पर फोर्स, अब क्यू ई नॉट इधर, इस पर क्यू ई नॉट इधर, बताओ नई जगह पर मान लो हमने इसको एक्स डिस्प्लेस किया। कभी भी अगर हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना है तो हम बताओ अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स लीनियरली डिस्प्लेस करते हैं। तो अगर हमने एक्स डिस्प्लेस किया, अब चेक करो, बताओ इस पर क्यू ई नॉट, इस पर क्यू ई नॉट, नेट फोर्स अगेन 0। इसका मतलब बेटा एक बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ इधर एक्स खिसकाते, हम इस जगह से, ये पुरानी जगह है, हम x इधर खिसका दें तब भी बताओ ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इस पर क्यू ई नॉट राइट साइड फील्ड के अलॉन्ग, इस पर लेफ्ट साइड फील्ड के अपोजिट। बताओ बेटा इस जगह पर भी नेट फोर्स क्या, 0। यानी एक बात हमने नोटिस करी, हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, हम इस डाइपोल को x इधर खिसकाएं चाहे x इधर खिसकाएं, बताओ हर जगह नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। और अगर हर जगह नेट फोर्स 0 है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते थे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 तरीके का इक्विलिब्रियम हम पढ़ते थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये ट्रांसलेशन का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलेशनल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसलेशन का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया बेटा, राइट। तो ये अच्छे समझ लें कि ये जो इक्विलिब्रियम हमने निकाला है ये ट्रांसलेशन का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। क्यों आ गया ट्रांसलेशन का, क्योंकि हर जगह नेट फोर्स 0 है, यहाँ नेट फोर्स 0, हम थोड़ा सा खिसकाएं, इधर नेट फोर्स 0, इधर नेट फोर्स 0, हर जगह नेट फोर्स 0। यानी पार्टिकल को अगर हम इक्विलिब्रियम से राइट खिसका रहे हैं तो ना तो उस पर फोर्स राइट लग रहा है ना लेफ्ट लग रहा है, नेट फोर्स 0। हम लेफ्ट खिसका रहे हैं तब भी नेट फोर्स 0। तो हर जगह वो इक्विलिब्रियम महसूस कर रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते थे न्यूट्रल। स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करते थे, अगर हम इक्विलिब्रियम से राइट खिसकाएं और नेट फोर्स लेफ्ट आ जाए, यानी वो फोर्स पार्टिकल को दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते थे रेस्टोरिंग फोर्स। और हम कहते थे वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम था। और अगर हम इक्विलिब्रियम से राइट खिसकाएं और फोर्स भी राइट लग जाए तो वो पार्टिकल हमेशा के लिए राइट चला जाता था और हम कहते थे ये लौट के नहीं आएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम राइट खिसकाएं और फोर्स 0 आ जाए, लेफ्ट खिसकाएं फोर्स 0 आ जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तो एक बात तो तय हो गई कि किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हर जगह 0 0 आएगा और हम कहेंगे वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, राइट। अब देखिए, अब मैं रोटेशन की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो एक बात तो तय हो गई कि ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम कौन सा है, न्यूट्रल। अब मैं रोटेशन की बात करूंगा। समझिए जरा, तो मैं तुमसे ऐसे बोलूं बेटा, टॉर्क के बारे में समझते हैं। तो देखना ध्यान से यार, एक बार बताओ, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा था F बराबर क्यू ई नॉट, और इस पर फोर्स इधर लग रहा था क्यू ई नॉट। इस पर फोर्स इधर क्यू ई नॉट, इस पर इधर फोर्स, नेट फोर्स क्या, 0। तो मैं तुम्हें एक बात और लिखने जा रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ बेटा। एक बात मैं और सिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर आता है, राइट। ध्यान दें, इसका मतलब एक बात और समझ लो, अगर एफ नेट 0, किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0, इसका मतलब ये होता है देन टाउ नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट
will remain same, net torque about any point remain same। अगर कोई सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क हम इस माइनस क्यू के अबाउट लें, मिड के अबाउट लें, इस पॉइंट के अबाउट लें, प्लस क्यू के अबाउट लें, यहाँ के अबाउट लें, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बराबर बराबर आएगा। ये बात बड़ी फेमस बात है। तो जरा बताइए, अब हम इस पर टॉर्क निकालने जा रहे हैं तो ध्यान से देखना, ये लेंथ अगर हम L मान लें तो बताना हम इसके अबाउट टॉर्क ले लें, हम मिड के अबाउट टॉर्क ले लें, हम इसके अबाउट टॉर्क ले लें, अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? आपने कहा सेम आएगा। तो देखो हम इसके अबाउट टॉर्क निकालने जा रहे हैं तो देखना ध्यान से, ये हाइट अगर ये L है तो ये L साइन थीटा और ये बेटा L कॉस थीटा। हम इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क लें, ऐसे देखना, ऐसी बात हो गई। अब ऐसे इस पर फोर्स लग रहा था क्यू ई नॉट, इधर ये प्लस का क्यू है और ये माइनस क्यू है, इस पर फोर्स लग रहा था इधर क्यू ई नॉट, और हम इसी के अबाउट टॉर्क निकाल दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है हम इसके अबाउट टॉर्क लें, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लें, इसके अबाउट टॉर्क लें, सबके अबाउट टॉर्क बराबर आ रहा है। तो बताओ जरा, ये परपेंडिकुलर दूरी ये थीटा है, ये L साइन थीटा है और ये L कॉस थीटा है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा टाउ, बताओ ये फोर्स तो टॉर्क जीरो बनाएगा क्योंकि ये यहीं से पास कर रहा है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये बताओ इस पॉइंट से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है? L साइन थीटा, राइट। चाहे तो ऐसे देख लो, इसको हम पीछे अगर बढ़ाएं ऐसे तो देखो भाई ये आएगी परपेंडिकुलर दूरी और ये कितनी है? L साइन थीटा। तो इस पॉइंट के अबाउट टाउ अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना आ रहा है? क्यू ई नॉट इंटू L साइन थीटा। मैंने लिख दिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता तो क्लॉकवाइज का मतलब होता माइनस के कैप। तो ध्यान से देखना, टाउ वेक्टर क्यू ई नॉट का नाम या क्यू इंटू L का नाम P, तो ये आ गया P ई नॉट साइन थीटा। तो देखो टाउ वेक्टर अबाउट एनी पॉइंट ये आता P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो देखो बेटा, हमने जो हेडेड डलवाई थी फोर्स एंड टॉर्क, तो हमने ये नहीं बोला था कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि यहाँ टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट क्या आ रहा है? बराबर बराबर आ रहा है, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। और अगर कोई सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर बराबर आता है। तो ये टॉर्क बताओ आ गया P क्रॉस E और ये टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट बराबर बराबर आता है और वो P क्रॉस E आएगा। बताओ जब P क्रॉस E लिखेंगे तो P साइन थीटा, तो ये थीटा एंगल बिटवीन द P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो जो थीटा एंगल है वो बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, राइट। तो जरा बताइए, अगर हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म में, तो उस पर नेट फोर्स तो हमेशा क्या होता है? जीरो, और हमेशा वो बताओ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन जब हम उसमें टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क आ रहा P क्रॉस E। बताओ ये टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होगा। ये टॉर्क जब जीरो होगा तो हम कहेंगे वो रोटेशनल की इक्विलिब्रियम में है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तीन तरीके का हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो पहले चेक करते हैं कि अगर बताओ ये टॉर्क जीरो कब होगा, तो आप कह रहे हो ये जीरो तब होगा जब P और E के बीच का एंगल यानी साइन थीटा जीरो होगा, यानी थीटा या तो जीरो या 180 डिग्री, यानी P और E जब पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे उस समय बताओ ये टॉर्क क्या होगा? जीरो। और जब टॉर्क जीरो होगा तो हम कहेंगे ये डाइपोल रोटेशन के इक्विलिब्रियम में है। और रोटेशन का इक्विलिब्रियम भी कितने तरीके का हो सकता है? तीन तरीके का, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो हम चेक करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले बताओ ये एक बात तो समझ में आ गई कि बॉडी डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा और वो ट्रांसलेशन के न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन उसमें नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर होगा। और कितना होगा? P क्रॉस E। और बताओ नेट टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क जीरो केवल दो बार हो सकता है, जब P और E या तो पैरेलल होंगे या P और E एंटी पैरेलल होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कब का टॉर्क आया? जब P और E के बीच कितना एंगल है? थीटा।
अब मैं बात करूं कि थीटा अगर ये 0 हो जाए या 180 हो जाए, तो ध्यान दीजिए और बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, यानी थीटा 90 होगा, यानी पी और ई परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान से देखना, अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि अभी अभी हमने जो रिजल्ट ड्राइव किया टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये निकाला है पी क्रॉस ई। अब बताओ जरा ये टाउ 0 कब होगा, जब थीटा या तो 0 या 180। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब है जब पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, उस समय बताओ टाउ वेक्टर क्या आएगा 0, और टाउ वेक्टर 0 तो मैं कह सकता हूं ये रोटेशन का इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान देखना, मैं इक्विलिब्रियम दूर लिख रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, चेक करके दिखा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, मैं ये बताना चाह रहा हूं जब पी और ई पैरेलल होंगे तो टॉर्क 0 होगा, और टॉर्क 0 होगा तो हमारा डाइपोल रोटेशन के इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन वो रोटेशन का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। तो ध्यान दो, ये कब की बात कर रहे हैं, जब पी और ई पैरेलल। तो देखो बेटा, ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी भी इधर ही लेना, तो माइनस से प्लस होता है पी, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये हमारा पी वेक्टर हो गया ऐसे। तो बताओ पी और ई पैरेलल हो गया बेटा, ये वो हो गया। अब कहा जाए इस पर नेट टॉर्क बताओ, तुम कह रहे हो सर 0 है नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क अगर 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, तो तुम कहोगे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए सर। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें एंटी क्लॉक और ये वापस घूम जाए क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे इस पर रेस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है और ये पार्टिकल दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटना चाहता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसे घुमाएं एंटी क्लॉक और टॉर्क भी आ जाए एंटी क्लॉक, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल। और अगर हम इसे घुमाएं एंटी क्लॉक और हर जगह टॉर्क 0 आने लगे, तो हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जरा चेक करना, इस जगह पे टॉर्क कितना है, आपने कहा सर इस जगह पे टॉर्क 0 है। अब देखना, हमने इसको मान लो थीटा एंगल घुमा दिया ऐसे, देखना अगर हम इसको थीटा एंगल घुमाएं ऐसे ऐसे, चलिए डाइपोल को, तो ये देखो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ध्यान से देखिएगा, हमने थीटा घुमा दिया किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना जरा, इस पर फोर्स यहाँ पे देखो क्यू ई नॉट, इस पर फोर्स इधर क्यू ई नॉट। बताओ हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक कर ले, मान लो हमने मिड के अबाउट घुमाया है, तो हम बताओ मिड के अबाउट चेक करेंगे। देखना इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा क्लॉक और ये वाला फोर्स भी ऐसे घुमाएगा क्लॉक। तो आप हमको बताएं, हमने इसको घुमाया किधर, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क किधर आ रहा है, एंटी क्लॉक। बताओ जब तुमने इसको इस लाइन से ऐसे कर दिया, थीटा घुमा दिया, एक फोर्स इधर आ गया, एक फोर्स इधर आ गया, बताओ इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्स क्या एक मूवमेंट ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। तो बताओ जो अल्फा आएगा वो आएगा बताओ क्लॉकवाइज, और ये अल्फा बताओ इस थीटा के फेवर में है कि अपोज में है, तो आपने कहा अपोज में है। तो अगर हम इस डाइपोल को थीटा एंटी क्लॉक घुमा के छोड़ दें, तो क्या ये वापस इक्विलिब्रियम पे लौटना चाहता है, यस। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते थे, स्टेबल। तो ये रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये समझ में आ रहा है कि वापस क्लॉक क्यों घुमाएगा, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स क्लॉक घुमाएगा। यहाँ देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस के अबाउट क्लॉक घुमाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम इस डाइपोल को एंटी क्लॉक थीटा घुमाए, टॉर्क वापस क्लॉक आ गया, यानी बताओ ये डाइपोल बार बार इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटना चाहता है।
ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब ध्यान देना। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पक्का यहाँ रोटेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बताओ वो मिनिमम होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट करेंगे, उसका भी रिजल्ट बनाएंगे। एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी इस डाइपोल की, मिनिमम। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। खैर ये बात एकदम क्लियर। अब देखो जरा, टॉर्क दोबारा जीरो कब हो सकता है, जब ये थीटा 180 डिग्री हो जाए। तो केस 2 में दिखाने जा रहा हूँ। तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, रोटेशन का इक्विलिब्रियम केवल 2 बार मिल रहा है। कब? जब पी वेक्टर और ई वेक्टर या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। और जब पी और ई पैरेलल हैं तो रोटेशन का कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और वो मैंने चेक करके भी दिखा दिया है। अब देखो केस 2 लेने जा रहा हूं मैं, केस 2। ध्यान से देखिएगा। केस 2 देखना, अगर ऐसा हो जाए कि ये थीटा 180 डिग्री, तो बताओ पी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, ये सिंबल एंटी पैरेलल, तो बताओ नेट टॉर्क 0। ये नेट टॉर्क मिड के अबाउट भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, राइट। अब देखना नेट टॉर्क 0, तो आप कह रहे हैं ये रोटेशन का इक्विलिब्रियम, आपने कहा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन हम यहाँ भरना चाहते हैं स्टेबल या अनस्टेबल। तो चेक कर लो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल। तो माइनस क्यू यहाँ, सॉरी माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू बेटा यहाँ। तो माइनस से प्लस ये है डाइपोल मोमेंट, ऐसे बताओ इस पर नेट टॉर्क 0। हमने कहा हमें चेक करना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम, तो हमने इस डाइपोल को एंटी क्लॉक घुमा दिया। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल ऐसे कर दिया एंटी क्लॉक, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। इस पर फोर्स इधर आ गया क्यू ई नॉट फील्ड के अपोजिट, इस पे आ गया क्यू ई नॉट फील्ड के अलोंग। तो अगर हमने इसे सीएम के अबाउट, मिड के अबाउट घुमाया है एंटी क्लॉक, तो बताओ इसके अबाउट टॉर्क देखो, बताओ ये फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बताओ ये फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स, बताओ ये रॉड ऐसे है, ये मिड है, आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ऐसे, तो ये बताओ किधर घुमा रहा है, ऐसे। ये कैसे घुमा रहा है, ऐसे। तो इन दोनों का जो मूवमेंट है बताओ क्या वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा बनाएगा। तुमने घुमाया किधर, थीटा, एंटी क्लॉक, अल्फा भी किधर, एंटी क्लॉक। यानी हम इस डाइपोल को थोड़ा अगर ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा। आप कह रहे हैं सर ये डाइपोल यहाँ कहने को इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इक्विलिब्रियम ऐसा था कि अनस्टेबल। तो हम कहेंगे ये रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक क्लियर। और अगर रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। अभी मैं निकाल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी। पहले एक बात बताओ, एकदम क्लियर है कि नहीं। हमने क्या सीखा कि हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, उस पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है। और नेट फोर्स हमेशा 0 होने का मतलब है कि वो बताओ ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम में हमेशा होता है। और हर पॉइंट पे अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो न्यूट्रल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जो टॉर्क आया वो मिड के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर आया। कितना आया, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हमने देखा कि टॉर्क हमेशा 0 नहीं है, फोर्स हमेशा 0 था, टॉर्क केवल 2 बार 0 हो रहा है। या तो थीटा 0 जब पी और ई पैरेलल, और पी और ई जब पैरेलल रख के हमने देखा और हमने थीटा घुमाया एंटी क्लॉक, हमारा डाइपोल वापस क्लॉक घूम के इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
और जब हमने पी और ई एंटी पैरेलल रखा तब हमने देखा कि अगर हम डाइपोल को घुमाते हैं एंटी क्लॉक, टॉर्क भी आ जा रहा है एंटी क्लॉक और वो डाइपोल लौट के नहीं आ रहा है, तो हम कह रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कैसा, अनस्टेबल। इसका मतलब रोटेशन का इक्विलिब्रियम दो बार देखने को मिला। एक बार जब P और E पैरेलल हैं उस समय नेट टॉर्क जीरो है, उस समय रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक बार जब P वेक्टर और E वेक्टर एंटी पैरेलल हैं उस समय भी नेट टॉर्क जीरो है लेकिन रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई थिंक क्लियर? ओके, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं। ओके, तो हेड डालिए, हेड डाले वर्क इन, हेड डालो वर्क इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से समझिए, अब जो मैं हेडिंग डाल रहा हूं वो कुछ ऐसी है, वर्क इन रोटेटिंग ए, वर्क इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when kept in electric field। ध्यान से समझ लीजिए, हम किसी डाइपोल को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने में जो वर्क करेंगे उस वर्क की कॉस्ट में हमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो इसमें पहला पॉइंट, एक पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट जरूर लिखें, व्हेन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, व्हेन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, व्हेन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर is perpendicular to electric field vector, when the dipole moment vector is perpendicular to electric field vector, then dipole is said to be, then dipole is said to be in zero energy state, then dipole is said to be in zero energy state, then dipole is said to be in zero energy state। मतलब समझो, जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। मैं फोटो बना रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं तुमसे कहूं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे, और बना दें, चलिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी डाइपोल को रखा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। चलो एक लाइन और बना लो यहां बीच में, ऐसे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने, बताइए, किसी डाइपोल को रखा है और आप कह रहे हैं कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो डाइपोल मोमेंट अगर इसके परपेंडिकुलर लेना ऐसे, तो ये पी वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा डायग्राम समझना पड़ेगा। थोड़ा कहो तो बड़ा फोटो बना दे, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा है ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। ऐसे समझिए, चलिए ऐसे समझिए, ऐसे देखो, ये हमारा पी वेक्टर, तो यहां होगा माइनस क्यू और यहां होगा प्लस क्यू। ऐसे देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये हो गया हमारा पी वेक्टर माइनस से प्लस। तो बताओ, ये जो मैंने फोटो बनाया है इनिशियल, इस फोटो में बताओ पी और ई पैरेलल है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हम इस डाइपोल को इस पोजीशन से कुछ एंगल घुमाएंगे, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है क्यू ई नॉट, इस पर फोर्स इधर लग रहा है ऐसे क्यू ई नॉट। हम इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना चाहते हैं, हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं और हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। कब? व्हेन हम निकालना चाहते हैं, देखो क्या, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा एंगल बिटवीन,
थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ध्यान देना, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ। पी और ई के बीच में जब थीटा हो जाए उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। और फिर बताओ थीटा चाहे 30 हो चाहे 60 हो, यानी पी और ई के बीच में कोई भी एंगल बना रहे, हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, राइट। तो ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे डर ऐसे, और हम ऐसे घुमाएंगे तो हम क्या चाहते हैं, जब पी और ई कैसे हो जाए, थीटा एंगल पे। तो ध्यान देना, अगर पहले तो हम तुम्हें इसको दिखाते हैं कैसे घुमा रहे हैं, ध्यान से देखना, ऐसे हम इस सर्कल पे ऐसे घुमाएंगे, चलिए ऐसे, ठीक, समझना। ये मान लो इसका मिड है बेटा, तो हमने इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे, ये माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया और ये प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया। ध्यान से देखिएगा। और ये जो फाइनल फोटो बनी है, ये वाली फोटो फाइनल है, और ये फोटो कौन सी थी, इनिशियल थी, राइट। बताओ ये अब डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो गया बेटा, ये हो गया डाइपोल मूवमेंट ऐसे, और ये डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में ये थीटा हो गया। यानी देखो जरा, ये जो फाइनल फोटोग्राफ है, हमने इस डाइपोल को ऐसे घुमाया ऐसे, और थीटा एंगल P और E के बीच में थीटा एंगल आ गया। उस समय अब हमको बात करना है। तो बेटा बताओ तुमने कितना एंगल घुमाया, ये एंगल, ये कितना, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो देखना ध्यान से, इस पर फोर्स इधर लगता रहा QE0, इस पर फोर्स इधर लगता रहा हमेशा QE0। बताना भाई ये शिफ्टिंग कितनी होगी, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग। तो बताओ ये L/2, तो ये L/2 का cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, तो ये L/2 का cos थीटा, तो ये भी L/2 का cos थीटा, ये थीटा हो जाएगा ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब देखो बेटा, अगर ये बताओ L/2 है, ये दूरी L/2 होगी, तो ये बताओ हमारा हो जाएगा L/2 का cos 90 माइनस मतलब साइन, ये cos। तो ध्यान दो, आपने एक थ्योरम पढ़ी है, वर्क डन बाई फील्ड, वर्क पावर एनर्जी में माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया है। तो वर्क डन बाई फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो देखना W फील्ड बराबर माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ध्यान से देखिएगा, फील्ड का वर्क देखो, फील्ड का वर्क, तो यहाँ पे फील्ड का फोर्स है QE0 और वो QE0 हमेशा राइट लगता रहा। तो बताओ इस चार्ज की शिफ्टिंग कितनी हो गई, L/2 cos थीटा। तो बताओ इस QE0 ने जो वर्क करा वो प्लस का वर्क किया, क्योंकि फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वो शिफ्टिंग भी हम हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। भले ही देखो वो सर्कल में घूमा है, हमें नहीं मतलब, वर्क निकालना हम कैसे करते थे, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वो पार्टिकल का पाथ कुछ भी बना रहे, हम फोर्स की एक्शन लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखते थे। अगर फोर्स की एक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल है तो शिफ्टिंग भी हॉरिजॉन्टल ही देखेंगे, भले ही वो पार्टिकल सर्कल में घूमा हो, राइट। तो बताओ फोर्स लगता रहा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कितना शिफ्ट कर गया, L/2 cos थीटा। तो ये देखो QE0 L/2 cos थीटा, ये वर्क हो गया फील्ड का इस वाले चार्ज पर। इधर आ जाओ, इस माइनस क्यू पे देखो बेटा फोर्स लग रहा लेफ्ट, और ये बताओ माइनस क्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हुआ, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग और ये शिफ्टिंग। बेटा देखो L/2 cos थीटा। बताओ फोर्स किधर, लेफ्ट, शिफ्टिंग भी किधर, लेफ्ट, वर्क कैसा, पॉजिटिव। तो बताओ प्लस QE0 L/2 cos थीटा, और ये बराबर माइनस U फाइनल इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी 0, इनिशियल 0 थी, ये इनिशियल 0 मैंने मानी। तो बहुत अच्छे समझो, यहां पे देखो U फाइनल बराबर, इस माइनस को मैं इधर भेज दे रहा हूं, इस माइनस को इधर भेज दे रहा हूं, माइनस QE0 L cos थीटा, L cos थीटा। तो बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, Q इंटू L होता P, तो माइनस PE0 cos थीटा। तो चाहो तो आप इसको लिख दो माइनस P डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो बताइए ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर है, जहां पर थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो एक बात समझ में आ चुकी है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और P और E के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई। आई थिंक क्लियर। अच्छा देखो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो हम यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट ले लेंगे यहाँ, अदरवाइज हमें फिर इंस्टेंटेनियस डिस्कशन करना पड़ेगा। खैर, तो पहले इतना बताइए, ये बात एकदम क्लियर है कि अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ही आ गया। अब देखना, ध्यान से देखना, अगर तुम इतनी बात समझ गए हो नोट कर लो पहले, फिर हम यहीं पे थोड़ी बात और करें। हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया और घुमाने में जो वर्क करा उसकी कॉस्ट में पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर। अब देखना बेटा, अब मैं तुमसे यहीं पे कहूं कि अगर ऐसा हो जाए, देखना ध्यान से, अगर ऐसा हो जाए थीटा जो है 0 डिग्री, अगर थीटा 0 तो P वेक्टर पैरेलल टू E वेक्टर, ध्यान से देखना, P पैरेलल टू E, तो बताओ टाउ नेट कितना? टाउ नेट तो 0 होता था, क्योंकि टाउ नेट होता था P क्रॉस E, P क्रॉस E होता था। तो अगर थीटा 0 है तो टाउ 0 हो गया, ध्यान से देखना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? थीटा को 0 रखो तो माइनस पी ई कॉस 0, और कॉस 0 होता 1, तो माइनस पी ई। बताओ बेटा, ये वैल्यू मैक्सिमम है, बाहर माइनस लिखा, तो ये मिनिमम हो गई। तो क्या बताओ, जब थीटा 0 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो देखो बेटा ये रोटेशन का इक्विलिब्रियम था, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो रोटेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी जो मैंने तुमको घुमा के दिखा करके दिखाया था कि एंटी टॉर्क आ रहा है, अब वो तुम पोटेंशियल एनर्जी से भी समझ सकते हो कि जब थीटा 0, P और E पैरेलल, नेट टॉर्क 0, तो रोटेशन का इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब समझो, अगर थीटा 180 डिग्री तो P एंटी पैरेलल टू E, अभी भी बताओ नेट टॉर्क 0 आ रहा है, और नेट टॉर्क अगर 0, तो ये बेटा देखो रोटेशन का इक्विलिब्रियम तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैं यहाँ लिखूंगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, जरा चेक करो, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस पी ई और ये -1, तो ये हो गया प्लस का पी ई, और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहाँ रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये बात यहाँ से साबित भी हो गई। तो एक बात तो ये सीखी कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, माइनस पी ई कॉस थीटा। और यहीं से हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी समझ में आता है कि अगर थीटा 0 होगा, पी और ई पैरेलल होंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब पी और ई एंटी पैरेलल होंगे उस समय बताओ नेट टॉर्क तो 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसीलिए रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आई थिंक क्लियर। कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से।
आप लोग नोट कर लें इसको। अब इसमें हेडिंग डालिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझिए जरा, अगला जो टॉपिक है इसी में डाइपोल में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है? हम दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन देखना चाहते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे या कितने फोर्स से करेंगे, राइट? वो हम इंटरेक्शन फोर्स निकालना चाहते हैं, राइट? तो इसमें लिखिए टू शॉर्ट डाइपोल, लिखिए टू शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल है, टू शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, टू शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 vector and P2 vector, P1 vector and P2 vector are placed at a large distance r, are placed at a large distance r, are placed at a large distance r. Find interaction force, find interaction force between the dipoles, find interaction force between the dipoles, find interaction force between the dipole। तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, इसमें हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस देखिए जरा, देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं कि दो शॉर्ट डाइपोल हैं, उनके डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर और P2 वेक्टर है, ठीक, और वो लार्ज डिस्टेंस पे रखे गए r पे, और हमें उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, वो जिसमें हम दो केस करने जा रहे हैं। तो पहला केस देखिए कि एक डाइपोल ऐसे रखा है P1 वेक्टर, दूसरा डाइपोल ऐसे रखा है P2 वेक्टर। बेटा ये शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट। इस P1 से P2 के बीच की दूरी, तो बताओ इनके बीच की दूरी का मतलब मिड से लेते हैं हमेशा, मिड से ऐसे, और ये बीच का गैप मान लो r है, ये r है। हमें बताना है ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हमको ये बताना है, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे ये हमें सीखना है, राइट? तो जरा बताना तुम मुझे, हमें इन दोनों डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, वो भी P1 P2 के टर्म्स में ही आएगा, राइट? सबसे पहला काम, एक काम करो, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अच्छा एक ऐसे समझो यार, इस एक डाइपोल का इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या बताओ इसके एक्सिस पे है, यस, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, कितनी दूरी पे, r। तो क्या इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ डाइपोल मूवमेंट के अलोंग होता था, मैंने सिखाया था, यस। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताओ वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r³ इस डायरेक्शन में। अब बताओ ये E और P क्या बताओ पैरेलल है। अब ये सवाल देखो क्या बन गया कि P2 डाइपोल P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब इसको भूल जाइए, अब ये समझो कि इसके फील्ड में ये डाइपोल रख दिया गया, तो क्या इस डाइपोल को इस फील्ड में रखा जाए तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे आप? कहोगे बड़े आराम से, U बराबर बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल है, तो आप करो 0 डिग्री, जिधर P2 उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो आएगा। बताओ एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता था, तो बताओ ये P और E पैरेलल, तो यहाँ देखो जरा माइनस P2 डॉट प्रोडक्ट E ऐसे, तो बताओ ये बनेगा माइनस P2E cos 0, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस P2E ओनली, cos 0 1 हो गया बेटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो देखो U बराबर माइनस
ई की वैल्यू 1/4πε0 2p1/r³ इंटू p2। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, F बराबर -du/dr। F बराबर -du/dr, ये आपने पढ़ा है। तो बताओ ये माइनस फार्मूला में और माइनस इस एक्सप्रेशन में भी है, तो ध्यान से देखना। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/4πε0 2p1 p2 को बाहर ले लिया, dy/dr किसका बचा, 1/r³ का बचा। तो बताओ r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, -3 बाहर आएगा तो -3 बाहर आ गया बेटा। अरे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको हम ऐसे दिखाएं, ये देखना 2p1 p2 अपॉन 4πε0 और ये देखो dy/dr r⁻³ अब ठीक है। अब देखो -3 बाहर आएगा तो ये देखो -6p1 p2 अपॉन 4πε0 और ये बताओ r की पावर -4 हो जाएगा तो 1/r⁴। तो ध्यान दो, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है -6p1 p2 अपॉन 4πε0 1/r⁴। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो माइनस आ रहा है, माइनस बता रहा है अट्रैक्शन, बाइंडिंग नेचर को शो कर रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स। इन डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है। और ये भी नोटिस करने वाला है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो डाइपोल के बीच का, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल है। नोट कर लीजिए, हमने अभी दोनों डाइपोल को एक दूसरे के एक्सियल लाइन पे रखा है, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे रखने जा रहे हैं और फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना चाहते हैं। बताओ इनके बीच में जो फोर्स आया वो मैग्नीट्यूड इतना है और ये माइनस केवल बता रहा है कि ये अट्रैक्शन का फोर्स है। क्लियर है? मैंने कैसे करा, मैंने एक की वजह से दूसरे की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और फिर पोटेंशियल एनर्जी बनाया, उससे फोर्स बना लिया। नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा इसका केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 देखना। अब हम दोनों डाइपोल को एक दूसरे की इक्वेटोरियल लाइन पे, देखो एक डाइपोल ऐसे है, शॉर्ट डाइपोल है P1 वेक्टर, इससे लॉन्ग डिस्टेंस r पर परपेंडिकुलर लाइन पर ऐसे एक दूसरा डाइपोल P2 रखा गया है। ऐसे हमें कहा गया इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताइए। पहले केस में दोनों एक दूसरे के एक्सियल लाइन पे थे, दूसरे केस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल लाइन पर है, राइट। अच्छा ध्यान दो, हमें फोर्स निकालना है ये। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आ रहा नहीं, शॉर्ट डाइपोल है, ऐसे डाइपोल मूवमेंट है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस से प्लस, ऐसे हमारा डाइपोल मूवमेंट आया होगा। ऐसे इसमें इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ऐसे डाइपोल मूवमेंट आया होगा। हमें निकालना है इन दोनों डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स, कि इसने इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करा, उतने ही से इसने करा होगा, राइट। किसी भी एक पे निकाल लो। चलिए अपना वही तरीका, पहले बताओ इसकी वजह से यहाँ पर इसकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 की वजह से 2 की जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बताओ इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट, तो इसका डाइपोल मूवमेंट ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया होगा।
और याद करो इसका एक्सप्रेशन होता था 1/4πε0 P1/r³। ये होता था कि नहीं? अरे भाई रटा होगा ये तो, इक्वेटोरियल लाइन पर पिछली क्लास में ही कराया है, राइट। अब देखो ये बताओ P2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितने एंगल पे है? 180 डिग्री। अब ये बेटा देखो अपोजिट हो गए, इनके बीच का एंगल 180 हो गया। तो मैं यहाँ पर पहले दो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तैयार करूंगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं U बराबर -P2E cos 180, इनके बीच में एंगल 180। आई थिंक क्लियर। तो बताओ U बराबर आ गया -P2E और cos 180 होता -1, तो U आ गया P2E। ध्यान से देखना ये U आ रहा है। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखिए तो जो आपने U का रिजल्ट निकाला है P2E, चलो E की वैल्यू, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये आ गया 1/4πε0 P1/r³। तो बताओ अगर U आ गया तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ गया -du/dr। तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, 1/4πε0 P1 P2 बाहर और dy/dr किसका? 1/r³ का। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 P2 अपॉन 4πε0 और dy/dr ऑफ r⁻³ ध्यान से देखना बेटा, ये -du/dr है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। ये माइनस है तो देखना जब ये -3 बाहर आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो चलिए F बराबर, ये माइनस फार्मूले में है ना यार, U की वैल्यू ये है, यहाँ रख देना, तो ये माइनस फार्मूले वाला तो रहेगा ना। अब आओ, तो ये माइनस फार्मूले वाला है तो -3 इधर आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया देखो 3 प्लस का P1 P2 अपॉन 4πε0 और ये बताओ बन गया r⁻⁻⁴। तो बताओ रिजल्ट हो गया प्लस का 3P1 P2 अपॉन 4πε0 और ये 1/r⁴, ये आ गया फोर्स। और ये प्लस बता रहा है इनके बीच में रिपल्सन, ये बता रहा रिपल्सन बिटवीन द डाइपोल, रिपल्सन बिटवीन दी डाइपोल्स, इन डाइपोल के बीच में रिपल्सन है। और हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है। पिछले जो एक्सप्रेशन आया था उसमें 6P1 P2 करके आया था, याद करिए। और इसमें बताओ 3P1 P2 आ रहा है इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में। क्लियर है ना? तो ये दोनों केस हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी फाइंड आउट कर दिया है। देखिए हम लोग बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक चीज़ सीखते हुए चलेंगे बड़े आराम से। और मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी सवाल आए एग्जाम में, नीट में, जेई मेंस में, कहीं भी सवाल आ जाए आप कर दें। आपका लेवल एकदम हाई होना चाहिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आराम आराम से देखो, एक एक बात समझा रहा हूँ, आप बस सारी क्लास करते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पोटेंशियल लेवल बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो ये टॉपिक, डाइपोल का टॉपिक यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है, राइट। देखिए मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, पूरा कवर करूँगा बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम सीखेगा। तो मेन मकसद क्या है कि हमें आए और हम पेपर में कर पाएँ। अब देखना, अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हेड डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये टॉपिक अब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, नया टॉपिक है, यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है।